तो नमस्कार, मैं विनोद श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब विनर्स। आज मैं जो लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो वैकेंसी निकली हैं जिसमें कि 200 पोस्ट निकली हैं। 100 पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्किल 1 की और शेष मैं पूरा डिटेल अभी आपको देता हूँ। ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है और क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर कंपनी है। एक योग्य बच्चा चाहता है कि ऐसी कंपनी में ऐसे पदों पर काम करूं। तो इस जानने के लिए आप इसके पूरे डिटेल जानकारी इसका मैं आपको दूंगा, जिसमें आपको पोस्ट कौन सी निकली है, कैटेगरी वाइज किसकी कितनी पोस्ट है, सेंटर कहाँ है, कितनी फीस है, कितना क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म भरना है, तो ये सब पूरी डिटेल जानकारी आपको विस्तृत जानकारी मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा। आप विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अतः इस वीडियो के साथ साथ में आप वीडियो को देखते हुए आप मेरे वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, जिससे कि आप मेरी तुरंत जो भी मैं वीडियो बना के डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अच्छा, चलिए मैं आगे कड़ी में बात करता हूँ। आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जो पोस्ट निकली है उसके बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैकेंसी जो निकली है स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी जो पूरी डिटेल है वो मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले स्पेशलिस्ट की निकली है वैकेंसी, वो वैकेंसी 100 नंबर है। टोटल 100 नंबर स्पेशलिस्ट की निकली है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट 10 है, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट की पोस्ट 20 है, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियर्स की पोस्ट 20 है, केमिकल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की पोस्ट 10 है, डेटा एनालिसिस्ट की पोस्ट 20 है और लीगल की पोस्ट 20 है। इस तरह से स्पेशलिस्ट की में 100 पदों की भर्ती निकली है और जिसके बारे में आपको पूरा डिटेल में आपको आगे दूंगा। अभी जर्नलिस्ट जो टोटल में जो वैकेंसी निकली उसके बारे में एक बार पुनः आपको बता देता हूँ। जर्नलिस्ट में टोटल में भी 100 वैकेंसी निकली है। इसमें जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज कौन कौन सी वैकेंसी का कितनी किस कैटेगरी के लिए पोस्ट निर्धारित है वो मैं आपको डिटेल देता हूँ। एओ स्पेशलिस्ट में जो 100 पोस्ट निकली है उसका बताता हूँ। उसमें एससी के लिए 15 वैकेंसी है, एसटी के लिए 7 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 27 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के 10 है और अनरिजर्व के लिए यानी अनारक्षित वालों के लिए 41 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 100 वैकेंसी है। इसमें पीडब्ल्यू मतलब विकलांग आरक्षित कोटे में उसमें एचएच के लिए 1 और आईडी के लिए 1 है। वीआई और ओबीसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ठीक, इसी तरह जो एओ जर्नलिस्ट की जो 100 पोस्ट निकली हैं उसमें मैं कैटेगरी वाइज आपको एक बार डिटेल दे देता हूँ। एससी के लिए 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, अनरिजर्व 40 है, अनारक्षित के लिए 40 है। इस तरह टोटल 100 पद हैं और इसमें भी पीडब्ल्यूबीडी के लिए वीआई के लिए 1 पोस्ट है और आईडी के लिए 1 पोस्ट है, ओसी के लिए 1 पोस्ट है और एचएच के लिए कोई पोस्ट नहीं है। इस तरह से मैं मतलब जो टोटल 200 पोस्ट है, 100 पोस्ट स्पेशलिस्ट के लिए और 100 पोस्ट जर्नलिस्ट के लिए, इसमें मैंने आपको कैटेगरी वाइज पूरा डिटेल आपको बता दिया। ठीक, इसमें सबसे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप दोनों पदों के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। दोनों पदों के लिए यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको मैं बताऊं क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूं मैं, कि अभी मैंने आपको एक बार पोस्ट की डिटेल दे दी है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन पदों के लिए क्या निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। इन पदों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो जो पूरी आपकी एग्जाम क्वालिफिकेशन जो रिजल्ट आपका 30/9/2024 तक उसका आ जाना चाहिए। 30/9/2024 तक आपकी वो क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन बताता हूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो रिस्क मैनेजमेंट जो सबसे पहली पोस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट के लिए अब मैं आपको बीई या बीटेक
किसी भी सब्जेक्ट से आप मिनिमम 60% मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। बी या बीटेक किसी भी सब्जेक्ट से आप पास होना चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में कम से कम 60% उसमें आपका होना चाहिए, और SC ST के लिए 55% कम से कम होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक, 2 चीज चाहिए। बी कंपलसरी है, इसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए या PGDM में रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, या फिर ME या MTech एनी डिसिप्लिन, मतलब या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ME या MTech होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट या PGDM इन रिस्क मैनेजमेंट होना आवश्यक है। मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है। सबसे मोटी बात यह है, सबसे बड़ी बात। दूसरी जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट की बता दी। अब मैंने आप फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता हूँ। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की जो पोस्ट है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI या कॉस्ट अकाउंटेंट से ICWA या BCom 60% के साथ पास होना चाहिए। SC ST के लिए वो 55% है मिनिमम, SC ST कैटेगरी के लिए, और ये रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, और MCON फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। मतलब 3 चीजें लागू होती हैं इसके लिए। मैं डिटेल में समझा रहा हूँ जिससे आप मतलब किसी तरह से का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में चार्टर्ड अकाउंट मतलब ICAI की या कॉस्ट अकाउंटेंट ICWA की डिग्री हो, या BCom मतलब BCom के ग्रेजुएशन हो 60% मार्क के साथ जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 55% मार्क हो, या फिर MCom तो हो, या फिर MCON होना चाहिए। यदि आपको परसेंटेज वाइज कुछ क्राइटेरिया पूरा नहीं करना है तो कम से कम MCON होना चाहिए। तीसरी पोस्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए क्या निर्धारित मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, B या BTech इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। मतलब B या BTech होना चाहिए ऑटोमोबाइल ब्रांच से, तो कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए, और SC ST वालों के लिए 55% मार्क के लिए होना चाहिए, ठीक। या ME या MTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ME या MTech होना चाहिए, तो वहां पर आप परसेंटेज का कोई बंधन नहीं रहेगा। इसी तरह मैं अगली पोस्ट बताता हूँ। अब केमिकल इंजीनियरिंग की बताता हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग में क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग में BTech केमिकल इंजीनियरिंग से पास होना चाहिए, 60% कम से कम योग्यता मार्क्स आने चाहिए आपके, और SC ST के लिए 55% होना चाहिए। इसी तरह MTech होना चाहिए या ME केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और ऐसे डेटा एनालिटिकल स्पेशलिस्ट में BTech कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या कंप्यूटर एप्लीकेशन, या IT में, या ग्रेजुएशन स्टैटिक्स डेटा साइंस एक्चुअल साइंस 60% मार्क के साथ पास होना चाहिए, और SC ST वालों के लिए 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। लीगल के लिए क्या होना चाहिए, लीगल के लिए मैं आपको बताऊं, जो लीगल की पोस्ट निकली है 10, बैचलर डिग्री इन लॉ LLB कम से कम पास होने चाहिए 60% मार्क के साथ। SC ST वालों के लिए 55% पास की क्राइटेरिया होना चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब या LLM होनी चाहिए, कि किसी भी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से LLM पास होना चाहिए, और कम से कम साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रैक्टिस का, मतलब लॉयर के रूप में 3 साल का कम से कम प्रैक्टिस होना चाहिए, और 2 साल का SC ST के लिए कम से कम प्रैक्टिस हो, वो लीगल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जर्नलिस्ट के लिए क्या, जर्नलिस्ट में की जो 100 पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, एनी किसी भी विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 60% के साथ पास होना चाहिए, और SC ST वालों के लिए 55% कैटेगरी वालों को मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। जर्नलिस्ट के लिए टोटल सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, एनी किसी सब्जेक्ट में भी, सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, ये पूरी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 30/9/2024 या उससे पहले तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद यदि अभी रनिंग में आपका चल रहा है और कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप फॉर्म भरने के हकदार नहीं होंगे,
और दूसरी एक कम से कम योग्यता होनी चाहिए कि आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अब बात करते हैं एज की। अभी मैंने आपको बताया पोस्ट वाइज क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, किस पद के लिए कौन-सी क्वालिफ़िकेशन आनी चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। अब मैं बात करता हूँ एज। एज जो है ना वो कम से कम मिनिमम जो कैंडिडेट की एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 30 साल से होनी चाहिए, मतलब 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, वो भी 30/9/2024 को। 30/9/2024 को अधिकतम आयु आवेदक की 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार के नियम अनुसार जो रिलैक्सेशन है वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। SC/ST शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब 5 साल की छूट है उन्हें एज में। अदर बैकवर्ड क्लास 3 साल की छूट है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी की वो 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर और SSCO ये सब इनको 5 साल की छूट है एज में। हाँ, डिफेंस सर्विस सेक्टर में 3 साल की छूट है। विडो डाइवोर्सी वुमेन इनको 9 साल की छूट है। यदि किसी एम्प्लॉय जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में पहले काम किया, GIC या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में, और यदि वो इन पदों के लिए आवेदन करते तो उन्हें भी उम्र में 8 साल की छूट मिलेगी। ये सब छूट मिलने के बाद, मैक्सिमम छूट मिलने के बाद ही आवेदक की अधिकतम एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको कोई और कन्फ्यूजन है या इस संबंध में आप कुछ मेरे से वो विशेष चाहते हैं कि आप मतलब कौन सी रिकमेंड करूं, कौन से क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, तो क्या पुराने पेपर का सिलेबस वगैरह, ये सब चीज़ें में डिटेल में जानकारी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों की PDF आपको आसानी से मिल सके। बताता हूँ आपको फीस। एप्लीकेशन फीस जो है वो कितनी लगेगी, क्या है, वो मैं आपको अभी से पूरा डिटेल जानकारी देता हूँ। एप्लीकेशन फीस या सर्विस चार्ज जो लगने हैं उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ, तो इसके आप ध्यान से सुनिए। ऑल एप्लीकेंट अदर देन SC/ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉइज ऑफ PSGI कंपनीज में, इन सब को 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस प्लस GST, 1000 रुपये प्लस GST आपको तो एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है। और SC/ST के लिए 250 रुपये सर्विस चार्ज ओनली, मतलब 250 रुपये प्लस GST। सो मतलब आप ध्यान रखिए, जनरल और अदर सभी को 1000 रुपये प्लस GST, और SC/ST और उसको 250 रुपये 250 रुपये प्लस GST। ये फीस शेड्यूल है, ये फीस का जरूरी है। इम्पोर्टेंट अब मैं बताता हूँ आपको इम्पोर्टेंट, इसको आप ध्यान से नोट कीजिए। जो फॉर्म भरने का जो प्रारंभ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो रहे हैं वो 15 अक्टूबर 2024 से है, और आज की 14 अक्टूबर 2024 से। तो सोचिए, मैं आप फॉर्म भरने के एक दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और यही मेरी एक विशेषता है कि जब तक मेरे को ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिले, प्रूफ नहीं मिले, मैं बेवजह की आगे बढ़ के बेवजह की अपने दोस्तों को गलत सूचनाएं नहीं देता। इसलिए आप मेरे चैनल पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं कि मेरे चैनल पर दी हुई जानकारी 100% सही ही होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखते चलिए मैं बताता हूँ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर 2024 से, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर 2024 है। लास्ट डेट 5 नवंबर 2024 है। लास्ट डेट ऑफ फीस जमा करने की लास्ट डेट है 5 नवंबर 2024। ठीक, और उसके बाद जो कॉल लेटर आएगा, कॉल लेटर जो आप डाउनलोड कर पाएंगे, वो जो एक्चुअल डेट रही जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी, तो उसके 10 दिन पहले से आप ऑनलाइन आपका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की बात है तो रिटन टेस्ट जहां तक है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 14 दिसंबर 2024 को एक टेंटेटिव है कि 14 दिसंबर 2024 को रिटन टेस्ट होगा। एग्जाम डेट यदि उस समय कोई मतलब हॉलीडे पड़ती है या वीकेंड पड़ता है तो उसे आगे पीछे भी किया जा सकता है। ठीक है, ये अधिकार कंपनी को है।
कि जो पेपर होगा, जो एक टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कितने नंबर की आएंगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, या मैं इस बारे में आपको पूरा डिटेल देता हूँ। ठीक, सबसे पहली बात है, जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में से आपको पेपर मिलेगा। आप किसी भी मीडियम को चुनकर पेपर दे सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूँ जो टेस्ट है, जो ऑनलाइन एग्जाम, जो स्पेशलिस्ट का जो टेस्ट होगा, स्पेशलिस्ट के टेस्ट में टोटल टेस्ट में जो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर, कंप्यूटर नॉलेज एंड एडिशनल टेस्ट एश्योर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेटिव डिसिप्लिन। ठीक है, अब ये जो छह पॉइंट हैं, 6 टॉपिक हैं, इन पे ही क्वेश्चन आएंगे और पूरे क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें से आपको 4 आंसर में से क्वेश्चन चुनना होगा। अब ये बताता हूँ कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन आएंगे, वो कितने नंबर के होंगे, और प्रत्येक जो 6 सेक्शन है, वो 6 सेक्शन में आपको कितने मिनट कब मिलेंगे आपको हर सेक्शन में। अगर उसके लिए उतने ही मिनट मिलेंगे, उसके अंदर आपको क्वेश्चन हल करने होंगे। यदि उतने मिनट में आपने क्वेश्चन हल नहीं किए तो वो आगे बढ़ जाएगा। आप ये ध्यान रखिए, ऑनलाइन एग्जाम है, टोटल फेयर है, इसलिए आप अपनी योग्यता पर विश्वास रखिए और आप तैयारी कीजिए। मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। रीजनिंग में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसका जो टाइम रहेगा, 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में पूरे करने होंगे। ठीक है, और ये पूरे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे ही। ठीक, दूसरा, इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे और ये 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करने होंगे। इसी तरह जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप में 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे और इसको आपको 15 मिनट में करना होगा। इसलिए, और फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और ये 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट में करने होंगे। कंप्यूटर नॉलेज, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे और 20 नंबर के जो होंगे और इसको 20 मिनट में ही करने होंगे। हाँ, और एडिशनल टेस्ट ऑफ वो जो होंगे वो 60 नंबर के होंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के होंगे। आप सोचिए, अब इस जो छठवा जो है, एन एडिशनल टेस्ट एंड एश्योर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेटिव डिसिप्लिन, मतलब जिस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं स्पेशलिस्ट में, उस पोस्ट से संबंधित आपसे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो जो 60 क्वेश्चन है वो 120 नंबर के होंगे। आप इस चीज का ध्यान रखिए, 60 क्वेश्चन 120 नंबर के, और ये सिर्फ 60 क्वेश्चन आपको 45 मिनट में, मतलब आपको क्वेश्चन को हल करने की स्पीड भी रखनी है, तभी आप एक सही समय पूरे क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। और इस तरह से टोटल मिला के 200 क्वेश्चन आएंगे, पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन आएंगे और ये 200 क्वेश्चन 250 नंबर 250 नंबर के होंगे और ये 200 क्वेश्चन आपको 150 मिनट में 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे में आपको पूरा करना, 2.5 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा वेटेज है तो आपका जो टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज है उस पे है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। ये तो अभी जब जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, वो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनकी सभी एक कॉमन तैयारी होती है, लेकिन जिसमें जो टेक्निकल और प्रोफेशनल में है ये 120 नंबर के हैं। और मेरा विश्वास है कि इन्हीं जो ये 120 नंबर के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन सही कर लेंगे वो मेरिट में आने के उतने ज़्यादा हकदार होंगे। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए। मैंने इसलिए आपको, देखिए अभी पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि कौन सा टॉपिक में कितने नंबर का आएगा, कितने मिनट में हल करना है ना। तो अब मैं अभी स्पेशलिस्ट के क्वेश्चन, जो स्पेशलिस्ट की डिटेल बताया मैंने आपको, जो कि जिसकी पोस्ट 100 है। अब मैं जो दूसरी 100 पोस्ट है जर्नलिस्ट की, उसके बारे में डिटेल बताया। जर्नलिस्ट में जो 100 पोस्ट है उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं।
इसमें भी उसमें इसमें 5 लेवल पे आएंगे: रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। इसमें भी 200 क्वेश्चन आएंगे। 250 क्वेश्चन का, ये 200 क्वेश्चन 250 नंबर के होंगे, माइनस मार्किंग होगी। और ये भी पेपर आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में आपको कंप्लीट करना होगा। लेकिन इनकी जो वेटेज है, क्वेश्चन किसका कितना वेटेज है, कितने मिनट में करना, कितने नंबर का, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। रीजनिंग, ये सभी क्वेश्चन पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, इसलिए वो बोले, और सब में माइनस मार्किंग होगी। ये भी मतलब ये सब में कॉमन है, माइनस मार्किंग और ऑब्जेक्टिव टाइप। अब मैं रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे और इनको आपको 40 मिनट में करना होगा। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 को इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे और इसमें आपको ये भी 40 मिनट में करने होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 नंबर के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे, इनको 30 मिनट में करना होगा। और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के होंगे और इसको 25 मिनट में करना होगा। और कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे और 15 मिनट में क्वेश्चन हल करने होंगे। इस तरह से कुल मिला के ये चीज समझ में आई है कि इन पोस्टों के लिए आपको योग्यता के साथ साथ आपको क्वेश्चन हल करने की स्पीड का भी ध्यान रखना है। इसलिए आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्वेश्चन को हल करने की स्पीड बढ़ाइए, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिख सकें और आपको मेरिट में आ सकें। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इसके देखो, अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो मैंने आपको बताया, वो उसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होंगे। वो टेस्ट क्या होगा, वो दोनों मतलब जर्नलिस्ट पोस्ट और स्पेशलिस्ट पोस्ट, दोनों पोस्टों के लिए होना है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। उसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा, वो 30 मिनट का पेपर होगा। 30 मिनट का है, 30 मार्क का होगा। इसमें आपको क्या करना है, एक इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसमें एक लेटर राइटिंग होगी जो 10 नंबर की होगी और एक ऐसे होगा वो 20 नंबर का होगा। टोटल मिला के 30 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, 10 नंबर का लेटर राइटिंग और 20 नंबर का ऐसे राइटिंग। और इसमें ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क इसमें आना जरूरी है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सेक्शन वाइज कट ऑफ रहेगा ईच सेक्शन में, ओवरऑल कट ऑफ ईच कैटेगरी। हर कैटेगरी में सेक्शन वाइज कट ऑफ भी रहेगा, आपका ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। तो जो सेक्शन कट ऑफ भी निकालना आपको जरूरी है और ओवरऑल कट ऑफ निकालना भी जरूरी है। उसके बाद ही आपका आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर ले आए और दूसरे का कट ऑफ भी नहीं निकाल पाए। तो क्योंकि कट ऑफ का मतलब होता है कि आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम कट ऑफ आपको निकालना जरूरी होता है। सेंटर, अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जो डिटेल आपको दे दिया, इसमें एग्जाम सेंटर, चूँकि ये जो पद हैं वो नेशनल लेवल पर ऑल इंडिया से आवेदन मंगाए हैं और सेंटर भी इसी तरह ऑल इंडिया लेवल पर रहेंगे। तो इन सेंटर की पूरी डिटेल मैं आपको जानकारी बाद में दूंगा, लेकिन तो मतलब सबसे लास्ट में मैं आपको पूरे सेंटर के नाम आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन आपको सलाह है कि आप जो सेंटर भरें वो अपने नियरेस्ट टू नियरेस्ट भरें और कंपनी कोशिश करेगी कि उन सेंटर आपके चॉइस के हिसाब से आपको सेंटर दे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि सेंटर आपको रिटन टेस्ट देने के लिए आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, आपको अपने स्वयं के खर्च पर आने पड़ेगा। ठीक है। और जब आप ना जो भी कॉल लेटर रहेगा, वो कॉल लेटर आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना पड़ेगा, पोस्ट से नहीं आएगा। जैसे ही एग्जाम की डेट के लिए उसके 10 दिन पहले आप अपने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की साइट से आवेदन पत्र वो कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से कुछ एक होना चाहिए। रिटन एग्जाम जब हो जाएगा, उसका मेरिट के बेस पे जो भी सिलेक्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू और रिटन टेस्ट
रिटन टेस्ट का वेटेज 75% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 25% रहेगा। दोनों का रेशियो मिलाकर भी आपकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी और इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए आप उसके लिए तैयार रहें। सीधा सा है, इसमें जो प्रोविजन पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा। इसमें बॉन्ड भी होगा, आपको 35,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा और जो कि 5 साल के अंदर यदि आप नौकरी छोड़ते हैं तो आपको गारंटीड बॉन्ड को वापस जमा करना होगा। मैं इसका पे स्केल आपको बताता हूँ। तो पे स्केल ऐसा रहेगा, इसका बेसिक पे जो रहेगा 50,925 से लेकर 96,765 तक का एक ब्रॉड पे स्केल रहेगा। और सीधा सा है कि आप जब ज्वाइन करेंगे तो लगभग 88,000 रुपीज़ पर मंथ अप्रॉक्स आपको सैलरी प्राप्त होगी, है ना। इसमें जो जो और भी कंडीशन है वो आप पूरे डिटेल उसके नोटिफिकेशन पे पढ़ सकते हैं और मैं उसके आगे आपको बताता हूँ। अब सबसे बड़ी बात है फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है जो फॉर्म एक बार मैं पुनः याद दिला दूं, फॉर्म टोटल ऑनलाइन भरे जाएंगे और ये फॉर्म 15/10 मतलब 15 अक्टूबर 2024 से फॉर्म भरना शुरू हो रहे हैं और 5 नवंबर 2024 तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2024 है। अब फॉर्म कैसे भरना है वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की साइट पर जाके। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको फीस का पेमेंट करना होगा और फीस पेमेंट करने के बाद फिर आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन डॉक्यूमेंट जैसे कि जो कंपनी के नियम अनुसार जो उन्होंने एक पीडीएफ में और किस साइज का फोटो, किस साइज की साइन, ये सब पूरा जो भी उन्होंने डिटेल दिया है उनका उसी के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और अपलोड करना है। ठीक है। अब इसमें जो क्या क्या कैसे करना है वो एक बार मैं बता देता हूँ। स्कैन जो फोटोग्राफ जो करेंगे वो 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। सिग्नेचर सिर्फ ब्लैक पेन से किए हुए होना चाहिए और उसमें जो आपको हैंड राइटिंग का लिख के देना है वो आपका कैपिटल में लिख के नहीं देना है। हैंड राइटिंग के जो कुछ नंबर के आपको लिख के देना है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो देंगे वो आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, सिंपल। और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। इस तरह से बहुत से जो भी नियम हैं वो आपको एक बार आप जब पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ लेंगे और उसके बाद ही आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। फिर भी मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी से पूरी बात पूरा डिटेल आपको ढंग से बता पाऊँ। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई ऑनलाइन न्यूज़ स्क्रीन पे जाके अप्लाई ऑनलाइन करें। ठीक है। उसके बाद आप मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन जब क्लिक करेंगे तो और वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे तो आपको प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा जो आपको लिख के रखना है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिख के रखना है। उसके बाद आप फिर दोबारा फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे और अपना पूरा डिटेल भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं, जिससे कि आपकी पुरानी जो डिटेल आपको भरा है किसी कारण से यदि कुछ दिक्कत आती है तो वो आपकी मतलब ख़त्म ना हो। तो जैसे आपके रजिस्ट्रेशन बटन जब पूरा फॉर्म भर दें, एप्लीकेशन फॉर्म भर दें तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन दबा दें। उसके बाद पूरा डिटेल भरें और उसके बाद पेमेंट फीस का पेमेंट करें। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि 1,000 रुपये प्लस जीएसटी से सामान्य वर्ग के लिए है और SC ST वालों के लिए 250 रुपये प्लस जीएसटी है। तो ये ऑनलाइन फॉर्म भरें। आप वो फॉर्म डेबिट कार्ड से भी फीस जो है ना वो डेबिट कार्ड से भी भर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी भर सकते हैं और कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट से भी आप भर सकते हैं। उसका जो उसकी गाइडलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वो ध्यान से सुनिएगा। पासपोर्ट वो जो फोटोग्राफ है वो आपकी रिसेंट वाली होनी चाहिए, कलर पिक्चर में होनी चाहिए, है ना। डायमेंशन साइज शुड बी बिटवीन 200 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर, रिटन डिक्लेरेशन इमेज, ये सब इसका पूरा डिटेल। लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन भी आपको देना होगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में आपको कैपिटल लेटर में राइटिंग नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगी। फाइल
जेपीजी में होनी चाहिए। उसकी डायमेंशन 800 से 400 800 बाई 400 पिक्सल में होनी चाहिए। फाइल साइज 50 केबी से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए। ठीक, ये सब स्कैन में डिटेल आपको जानकारी मैंने आपको दे दी है। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप सीधे मेरे चैनल पर जाकर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आपको ये पूरी डिटेल जानकारी उसमें दे दूंगा। पोर्ट ब्लेयर आंध्र प्रदेश में चिरीला, श्रीकुरुमलम, गुंटूर, कंडप्पा, कुर्नूल, नेल्लोर, राजामुंड्री, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, तिरुपति, ककड़िया, चित्तूर, कांचीकुला, इल्कू है ना। और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर, आसाम में दिसपुर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, कोरुम्ब, सिलचर, तेजपुर। बिहार में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, बिहार शरीफ, सिवान, औरंगाबाद, छपरा। छत्तीसगढ़ में भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। गोवा में पणजी, वर्ना। गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, भावनगर, हिम्मतनगर, महसाणा, नदियाद, नवसेरी, जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा। हरियाणा में हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, अंबाला, बांधवगढ़, पलवल, पानीपत। हिमाचल प्रदेश में बिलसापुर, हमीरपुर, धर्मशाला, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊन, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा, बड्डी। जम्मू कश्मीर में सांबा, जम्मू। झारखंड में बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। कर्नाटका में बेंगलुरु, बेल्जियम, बेल्लेरी, बिदार, बिजपुर, चिकुरपुल, धरवाद, गंगे, हसन, हावेरी, गुलबर्ग, हुबली, मैंगलोर, मैसूर, शिमगोआ, तुमकुर, उडुपी, बागलकोट, कोलार, हलियार, मांडिया। केरला में आलेपुझा, पट्टमंगा, एर्नाकुलम, कोच्चि, कन्नूर, कासरागोड, कोट्टयम, कोझिकोड, मालापुरम, पल्लिकड़, तिरुचूर, कोल्लम। मध्य प्रदेश में उज्जैन, सागर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना। रीवा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, अमरावती, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, रातागिरी, चंद्रपुर, सोलापुर, भाटपुर, धौलपुर। मणिपुर में इम्फाल, मेघालय में शिलोंग, मिजोरम में आजीवाल, नागालैंड में कोहिमा, नई दिल्ली में दिल्ली, उड़ीसा में बालासोर, बेरमपुर, भुवनेश्वर, कोरडा, वारीपाड़ा, झारसुगुडा, देन कनाल, अंगुल, बरगढ़, राउरकेला, केडरपड़ा। पुडुचेरी में पुडुचेरी, पंजाब में अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, फगड़वाड़ा, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सिकार, उदयपुर, अलवर और झुंझुनू। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, धर्मपुरी, कुंभकोणम, मदुरई, सेलम, तंजौर, तिरुचिरापल्ली, तिरुवेल्लोर, त्रिपुर, इरोडा, डिंगीगुल, नमक्कुल। इस तरह से तेलंगाना में हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, कमन। त्रिपुरा में अगरतला, उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरपुर, नोएडा, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी उत्तराखंड में, रुड़की, हरिद्वार,
देहरादून, हल्द्वानी वेस्ट बंगाल में, आसनसोल, बहरमपुर, दुर्गापुर, हुगली, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी। इस तरह से इतने सारे सेंटर हैं, और भी सेंटर घट बढ़ सकते हैं। ये कंपनी की खुद की अपनी वो है कि आप वो सेंटर बढ़ा दे या घटा दे। आपसे अनुरोध है कि इन सेंटरों को भरते समय ये ध्यान रखें कि आपको सेंटर जाते समय कम से कम समय लगे और कम से कम पैसा लगे, जिससे कि आपका समय महत्वपूर्ण समय बचे। और बस मैंने अपनी तरफ से पूरी डिटेल आपको जानकारी दे दी है। और यदि आपको जानकारी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर तो उसे सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको उसको वहाँ पर पूरा उसका डिटेल PDF आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप किस शहर से हैं, इसका पूरा डिटेल आप मेरे को अपने मेरे कमेंट्स बॉक्स में भेजें, जिससे मैं आपके क्षेत्र के हिसाब से और आपकी योग्यता के हिसाब से मैं नए-नए वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष पेश कर सकूं। दोस्तों, ध्यान रखिए, आप मेरे चैनल से इसी तरह हमेशा जुड़े रहें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और दोस्तों को भी भेजें, जिससे उनको भी इन वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।